जी मीडिया के इस खास कार्यक्रम सिंहासन के संग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आप पहुंचे हैं बांका। 2010 में 5 सीटों पर एनडीए का परचम लहराया था। तब स्थिति अलग थी, तब नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे। अब स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। कहा यही जा रहा है कि बांका में बहुत टक्कर का मुकाबला होना है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं जफरुल हुडा साहब राजद से, दिगंबर मंडल साहब इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में उतरे हैं, अनिल कुमार सिंह साहब लोकतांत्रिक समता पार्टी से हैं और मृणाल शेखर साहब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल पास एक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से। हम सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन हम सबसे पहले इसके पहले हम यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा शुरू करें कि क्या है मूल समस्याएं इस इलाके की। 1991 में इसे अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, लेकिन 1991 से लेकर के अब तक उपेक्षा का शिकार रहा है बांका जिला। पहले देख लेते हैं क्या है बांका जिला, क्या है मूल समस्याएं इस रिपोर्ट में। बांका बिहार ही नहीं देश का पिछड़ा जिला है। जिले का ये हाल तब है जब ये जिला दिग्गजों का अखाड़ा रहा है। समाजवादी मधु लिमये ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बिहार के मुख्यमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह और केंद्र में मंत्री रहे दिग्विजय सिंह की संघर्ष भूमि बांका है। जिले की 49.38 आबादी साक्षर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की स्थिति आज भी बदतर है। बांका जिले का ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है। यहाँ की जमीन पथरीली है। सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। जिले की मात्र 37.81 जमीन ही सिंचित है। किसान मौसम पर निर्भर हैं। जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। धौरैया एससी और कटोरिया एसटी के लिए आरक्षित है। 2010 में बांका में एनडीए की आंधी चली थी। 5 में से 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते थे। इस बार बांका में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर वाम दल और तीसरा मोर्चा तीसरा कोण बनाने में जुटे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बांका का बांकुरा कौन होगा। जदयू से अरुण कुमार सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं आनंद अमृतराज के पास। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है इस बार स्थानीय लोगों की मंशा, क्या ये उपेक्षा को लेकर इस बार वोट करेंगे, इनकी मुख्य मांगें क्या हैं, इस इलाके की समस्याएं क्या हैं। आनंद। धन्यवाद शिव पूजन जी। और आज हम मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है बांका की महान जनता के बीच में। और जाहिर सी बात है हमारी पूरी टीम की भी कोशिश थी कि हम यहाँ पर पहुंचे, बांका की जनता के बीच में पहुंचे, उनसे उनकी समस्याएं सुने, नेताजी के लिए क्या क्या मन में सवाल है ये भी जानने के लिए पहुंचे। और जाहिर सी बात है कई सारे लोग हैं। हम सबसे पहले अपने कैमरामैन धर्मेंद्र से आग्रह करेंगे कि जो बड़ी संख्या में यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं उन्हें दिखाएं, उसके बाद सवाल जवाब शुरू होगा। लेकिन एक शख्स थे जिन्होंने बड़ा अच्छा सवाल हमसे पूछा है। शिव पूजन जी, आपके मन में सवाल था नेताजी से पूछने के लिए कि कभी मौका मिलेगा तो नेताजी से सवाल जरूर पूछेंगे। आज आपके बीच में नेताजी मौजूद है, क्या है सवाल नेताजी के लिए? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बांका जिला की जो बहुत बड़ा आबादी है, कुछ वन है, कुछ समतल ज़मीन है, कुछ नदी है, हमारे पूर्व साइड चांदन नदी है। मैं सबसे पहले जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से हुए और जो अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक में कोई ऐसा काम नहीं किया है क्या? सबसे पहले हमारे यहाँ जाम का समस्या है जो रोड पर, उस जाम की समस्या को हटाने के लिए क्या आप बाईपास का जरूर कर सकेंगे? एक बात। दूसरी बात, कोई अच्छे से अच्छा स्कूल की व्यवस्था होना चाहिए। यानी शिक्षा है, जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा है। आप बताइए कि युवा भी हमारे साथ, मुझे क्या है सवाल नेताजी के लिए? आपने भी मन में बहुत सारे सवाल सोच रखे थे, आप हमसे बात कर बता रहे थे। सबसे बड़ी समस्या है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है एक अच्छे कॉलेज नहीं है। शिक्षा की स्थिति, जीवन बहुत कठिनाईपूर्ण। आप बताइए आपके मन में क्या सवाल है? हमारे है कि जितना संसाधन यहाँ बिहार सरकार को हो रहा है, जो है इजाफा हो रहा है, वो अगर यहाँ थोड़ा सा विकास में दे दिया जाए तो बांका बिहार में 1 नंबर का स्थान है। बांका के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। साथ बहुत सारी समस्याएं उठाई गई। हम फिर आएंगे, लोगों के पास जाने की कोशिश करेंगे क्या है और समस्याएं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। समस्याओं का अंबार, क्या यही परिचय रहेगा बांका का? जी, समस्याओं का अंबार
तो कुछ है, और इन समस्याओं के अंबार का निदान करना यहाँ के स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी थी। ये उनको करना चाहिए था। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित अपने तमाम मतदाता भाइयों को आह्वान करना चाहता हूँ कि समस्याओं का निदान बार बार यहाँ के स्थानीय विधायक जो रहे वो नहीं कर पाए, स्थानीय समस्याओं का निदान करने में वो अक्षम रहे, इसलिए उनको मौका आया है 12 तारीख को बदल डालें। और हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे और आप ही से जानने की कोशिश करेंगे कि 1991 से लेकर के अभी तक चाहती राजद तो तस्वीर बदल सकती थी बांका की, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सवाल निश्चित रूप में जनता आपसे करेगी, हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन दूसरे जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम जवाब चाहते हैं। जदयू भाजपा जबरदस्त तरीके से परचम लहराया था 2010 में, लेकिन इसके बावजूद अनदेखी की गई बांका शहर की, बांका के आसपास के इलाके की। जनता फिर क्यों वोट दे? जो विकास का सिलसिला चला, कौन सा विकास आप मानते हैं चला? पिछले 10 वर्षों में जो भी विकास का काम हुआ, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से लेकर विधि व्यवस्था तक में। एक सेकंड में जनता से पूछना चाहता हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये दावे हैं जदयू की तरफ से, हुआ क्या? हुआ क्या? आप बोलिए। देखिए, यहाँ सिर्फ जनता सब झूठी वादे करके चले आते हैं। शिक्षा तो एकदम बद से बेहतर हो चुकी है, बांका की स्थिति, रोड तो गड्ढे में तब्दील हो चुका है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, यही 4 दिन पहले ही बगल में बिशनपुर गांव है, शंकरपुर, यहाँ एक लड़की अपहरण हो गई थी। हम लोग इस विषय पे विद्यार्थी आंदोलन किए और लड़की आज साक्षी आज पकड़ा गई है, थाना आ चुकी है। तो विद्यार्थी आंदोलन ना करते तो शायद सरकार नींद से नहीं जागती। देखिए, जनता सीधे मना कर रही है कि कोई विकास आपने किया। सही विधि व्यवस्था वही होता है, अगर कोई घटना घटती है उसका उद्भेदन हो जाता है, वो अपराधी को सजा मिल जाए, सही विधि व्यवस्था का यही पैमाना होता है। और पिछले 10 वर्षों में नीतीश जी के शासनकाल में जो बड़े बड़े अपराधी रहे, या तो जेल के सलाखों के पीछे गए हैं या बिहार से बाहर गए हैं। यही माना। देखिए, इसके बावजूद भाजपा के लोग बार बार आरोप लगाते हैं, जदयू और राजद जब साथ आई तो जंगल राज 2 कायम हो गया। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट्स भी मैदान में हैं। आप किस उम्मीद से हैं? कहा तो यही जा रहा है कि ये जो है, एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए का जो पूरा कुनबा है, इसी के बीच में टक्कर है, और शायद एक थर्ड फैक्टर जो थर्ड फ्रंट के रूप में है वो है। तो इंडिपेंडेंट की कोई गुंजाइश मानते हैं क्या आप? लेकिन कुछ तो एजेंडा आपने बनाया होगा कि इंडिपेंडेंट के रूप में क्यों लड़ना चाह रहे हैं, चुनावी मैदान में क्यों उतरना चाहते हैं आप? देखिए, मेरे सवाल का जवाब तो जनता आपको दे रही है। जनता विकास के नाम पे वोट देती है, और बांका में विकास हुआ ही नहीं, ना मानसिक रूप से विकास हुआ, ना किसी भी रूप शिक्षा का विकास हुआ। यहाँ तक कि ये लोग जो वादे करते हैं कि हम काफ़ी विकास करेंगे, ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं कर पाए। एकमात्र शिक्षा के मामले में यहाँ पीवीएस कौन सी पार्टी को आप मानते हैं जिम्मेदार है इसके लिए? दोनों पार्टियां जिम्मेवार है, क्योंकि अभी जो बगल में लगाए आरोप कि स्थानीय विधायक को इनका निदान करना चाहिए था, विकास करना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि इससे 3.5 साल पहले तो उन्हीं के विधायक थे, क्या उसने विकास किया? बांका में ये दोनों पार्टियां मिलके केवल जनता को बरगलाना चाहती है, बरगलाना चाहती है। हम जनता की भी राय लेंगे, हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले जनप्रतिनिधि जो हैं, जो आज की तारीख में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, उनसे सवालों के जवाब लेना लाजमी है। आपसे जानना चाहते हैं, सवाल वही है जो मैंने इंडिपेंडेंस से किया। आप भी चुनावी मैदान में हैं, आपका क्या एजेंडा है? मेरा एजेंडा है अमरपुर विधानसभा क्षेत्र 90 के बाद हवा के चक्कर में पड़ गया। कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं हुआ कि कोई कर सके। देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार जी हैं, सारा काम नालंदा में हो रहा है। जब दिग्विजय जी से तो यहाँ रेल बना, जब तक कोई मजबूत को प्रत्याशी नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं करा सकेगा। जब तक दिग्विजय सिंह जी थे तब तक कुछ ना कुछ बांका को मिला, और इनका आरोप है कि नीतीश जी सिर्फ नालंदा का विकास करते हैं। क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से? के राज में 10 साल में जो विकास हुआ, आजादी के बाद वो विकास नहीं हुआ है। आजादी के बाद वो विकास भी नहीं हुआ था। अहम बात आपने कही। आजादी के बाद विकास तो हुआ सर, लेकिन आज बांका की जनता को सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनमें किसकी कितनी दयनीय स्थिति है, ये आज कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो आंखों को दिख जाता है। जब मैं बांका आ रहा था तो दिख जाता है। अमरपुर से खड़े हो रहे हैं मृणाल शेखर जी, युवा हैं,
बहुत सारे सपने आपने भी संजोए होंगे आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, लेकिन बार बार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि तमाम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक बार जीत करके आते हैं, फिर वो विमुख हो जाते हैं जनता से, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। आरोप पहले जब तक लोग आजमा नहीं लेंगे तब तक आरोप कैसे लगा सकते हैं। और मैं कुछ गंभीर विषय मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए पहले भी उठाया है। यहाँ की जनता साक्षी है। मैंने लगातार वर्षों से वहाँ संघर्ष किया है। और आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, हम लोग एनडीए में जदयू के भी साथी थे। सरकार जो पिछली बार बनी थी उसमें सब लोग साथ थे। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी एनडीए से अलग हुई या की गई, उसके बाद से बिहार बेपटरी हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज हम पटना जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है कि बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। अरे काहे का बहार? बांका में गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे हैं, बढ़ता हुआ अपराध है। आज लोग सिसकियां भर रहे हैं, आज लोगों के सपने टूट रहे हैं। क्या इसी दिन के मृणाल जी, तो क्या ये गड्ढे 2 साल की देन है जब से भाजपा जदयू से अलग हुई, या फिर उसके पहले से? उपेक्षा तो उसके पहले से हुई। इसी 2 साल से ये गड्ढे हुए हैं। लोग इस बात के गवाह हैं। भागलपुर हसडीहा रोड हो या भागलपुर अमरपुर रोड हो, आज जितने भी सड़कें खराब हुई, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई, ये हटने के बाद हुई। और जो सबसे बड़ा विषय है, जो मूलभूत विषय है कि हमने भारतीय जनता पार्टी या जदयू के साथियों ने इस पिछले लालू जी के खिलाफ जाकर वोट मांगा था। लालू जी के खिलाफ हम लोगों ने पिछली बार ये दुहाई दी थी, जनता से यह वोट मांगा था कि हम जंगल राज को हटाना चाहते हैं। लेकिन आज फिर क्या हुआ? फिर वही भाई भाई मिल गए जिस सपने के साथ अलग हुए। ये कैसा गठबंधन है? इस विषय पर भी हम आएंगे, लेकिन हम यहाँ की जनता से जानना चाहते हैं कि क्या जो सड़कें बदहाल हुई है पिछले 2 साल में हुई, नदियों से जिस तरीके से बालू का खनन, अवैध खनन बदस्तूर जारी है। मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था और इन नदियों में खेला करता था, घूमा करता था। बहुत खूबसूरत नदी तब दिखती थी, यदा कदम मछली भी मुझे दिखती थी। आज स्थिति क्या है? मैं तो देख रहा हूं तकरीबन सारा का सारा रेत जो है वो उठ गया, नदी सुनसान सी हो गई। 5 साल पहले भी मतलब गड्ढे थे, और अभी तो वर्षा का ऋतु के कारण वैसा हुआ है। वर्षा ऋतु को मैंने आपसे नदी के बारे में पूछा था, आप बोला। जहां तक बालू की बात है, बालू के उठने से सिंचाई का भी जो सुविधा था नदी के दोनों किनारे, यह चानन नदी और गेरुआ नदी के किनारे, वो वहाँ के किसान हजारों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई से वंचित हो चुके हैं। अब बालू के ओवरलोडिंग ढुलाई के चलते इस 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर यह तमाम सड़कें टूटी है। यह बांका की जनता गवाह है। और अभी आपने देखा है कि एक बुजुर्ग आदमी को कुर्सी नहीं दिया गया और वह राजद के नेताओं के द्वारा छीना गया था। क्या राजद के प्रतिनिधियों को अगर हम जिता दें तो आम जनता की जगह रोड के डाली और नदी में होगी? हम जदयू के उम्मीदवार जिसे हम पूछने के लिए चाहते हैं कि अभी पहले हम लोग भागलपुर यहाँ से जो है 44 किलोमीटर है, और पहले हम लोग जो है 1 घंटों में पहुँचते थे भागलपुर। अभी पूछिए कि भागलपुर बांका कितना देर लगेगा जाने में। वैसे इन्होंने मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, बाइक छीनने की कोशिश ना करें, मैं जरूर आऊँगा आपके पास। देखिए, ये सवाल बहुत अहम है। वजह, जब मैं भागलपुर से कार्यक्रम करके यहाँ आ रहा था, मुझे भी बताया गया इस रास्ते से ना जाएं, आप दूसरे रास्ते से जाएं। दूसरा रास्ता इत्तेफाकन बढ़िया था, दूसरा रास्ता कुछ हद तक बढ़िया था। ये सवाल तो आप दोनों से जो है लाजमी है। जी। मैं जो एक सवाल आया हमारे ऊपर, इस सवाल का जवाब यहाँ पर उपस्थित सारे अपने मतदाता भाइयों को देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये सवाल किया, शायद उनको जानकारी की कमी है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि ये रोड NH में है, और NH का मेंटेन करना या बनाना यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, न कि राज्य सरकार की। अहम बात भाजपा के प्रतिनिधि जवाब देना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एक बनाता हूं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको देता हूं। अभी से कुछ वक्त पहले, आप सुन लें, अभी से कुछ वक्त पहले तक नीतीश जी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बयान दिया था
कि जो नेशनल हाईवे की मरम्मत में 1000 करोड़ का खर्च हुआ था वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, जिस वजह से एनएच का मरम्मत संभव नहीं है। और ये बयान तब दिया गया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद केंद्र में जब भाजपा की सरकार आती है उसके बाद यही बयान नीतीश जी ने फिर दोहराया। यानी कहीं ना कहीं कटघरे में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लोग हैं, केंद्र में दोनों सरकार, कटघरे में। भाई साहब, शायद इनका ज्ञान वर्धन की आवश्यकता है। ये रोड एसएच है, स्टेट हाईवे एनएच नहीं है। इनको पता नहीं है ये स्टेट हाईवे की सड़क है, ये एनएच नहीं है। इनको पता होना चाहिए। ये स्टेट हाईवे है, आप ही को मेंटेन करना है। जदयू से पूछ लेते हैं, स्टेट हाईवे है? स्टेट हाईवे नहीं, वो एनएच में गया है। आज ने जो जिस रोड की सबसे बदतर स्थिति अगर बिहार में नजर आए, लंबी सड़क हो, तो यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि ये एनएच की सड़कें हैं, क्योंकि आज बिहार में सबसे बदहाल स्थिति है। तो भागलपुर से जब मैं बांका आ रहा था तो आपने कहा कि एनएच है, एनएच में है, ये कह रहे हैं स्टेट हाईवे है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये स्टेट हाईवे ही है। और मैं बता दूं कि एनएच के मेंटेनेंस की राशि केंद्र सरकार से आती है, और बिहार सरकार जब एनएच की सड़कों का मेंटेनेंस बिहार के यानी अपने फंड से करने का काम किया, तो उसके एवज में मेंटेनेंस की राशि जो हमारा अभी भी 10,000 करोड़ रुपया जो बकाया है केंद्र पर, 1000 करोड़ पहले का, सॉरी 1000 करोड़, आंकड़े आपके दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम आते हैं निश्चित रूप में। हम अपने स्थानीय संवाददाता अजय से पूछना चाहते हैं। अजय, अक्सर जब आपको कहा जाता है कि आप भागलपुर से बांका तक जाएं और ये खबर इसे करें, आप एक हर बार यही कहते हैं कि बहुत दिक्कत है सर, सड़क बहुत खराब है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या है स्थिति? जी, इन लोगों से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि पहले 1 घंटा में भागलपुर से बांका आराम से आया जाता था, लेकिन अब 2 से ढाई घंटा भागलपुर लगता है। यहाँ तक कि अब सड़क बदल के भी लोग आते हैं। यहाँ तक कि अब वो अमरपुर का रोड अपना लिए हैं, क्योंकि जो हसदिया मुख्य मार्ग है, भागलपुर हसदिया मुख्य मार्ग, वो काफ़ी डैमेज है, वो गड्ढे में तब्दील हो गया है। जाम की भी समस्या अक्सर मिलती है बांका जिले में, क्योंकि यहाँ बाईपास नहीं है। इससे भी लोग यहाँ काफ़ी त्रस्त हैं। शिक्षा का भी जाकर बाईपास भी नहीं है। शिक्षा की स्थिति पर हम आएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, उठिए, बोलिए। साफ बात है सर, 16 गठबंधन का सरकार है, जनता को मूर्ख बना रहा है। युवा अपने से चुने नेता, युवा अपने से, बहुत सारे युवा हैं, बहुत जबरदस्त जोश है। हम बार बार आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि युवाओं को तय करना है भविष्य। आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी अगर हम लोग बांका से भागलपुर जाने के लिए सोचते हैं तो ये मेन रोड जो है हमारा रजौन वाला, वो जा नहीं पाते हैं। अगर निकलते हैं इधर से तो ये पता नहीं चलता है कि सुबह पहुंचेंगे या शाम, ये पता नहीं। मरीज कैसे जाते हैं? मरीज को अगर ले जाना होता है इलाज के लिए, उनको भागलपुर तक, तो कैसे लेके जाते हैं? वो अगर पहले के ज़माने में देखते थे ना कि जब शादी में बहू को लेके जाते थे पालकी पे, उसी तरह जहाँ तक भी पहुँच पाए हैं वहाँ से नहीं व्यवस्था है, पालकी पे लेके जाते हैं। वो पहुँचते मायागंज नहीं पहुँच पाता, कोई भी अस्पताल रास्ते में दम तोड़ देता है। तो क्या ये है विकास की तस्वीर? क्या बिहार के विकास की ये तस्वीर होगी कि पालकी युग में एक बार फिर से बिहार को ढकेला जाएगा? लाजमी है। आप भी सवाल करना चाहते हैं? जी, निश्चित रूप में करें। हमने एक चीज पहले पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव जिता दिए, पहले तो जयप्रकाश नारायण बाबू यादव बोले थे बालू का सबसे पहला स्टेप रुकवाएंगे। आज किसान को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, वो सोच का कमी नहीं है, बालू का जल स्तर नीचे चला गया है। और आज के विधायक भी जितने भी हैं, कोई समाज के कार्य नहीं कर सकते हैं। कोई भी रहे विधायक में, आज हमारे यहाँ रहे, कोई भी रहे, लेकिन एक कार्य करने के लिए नरेंद्र मोदी को एक बार देखा जाए, बिहार सरकार बनाया जाए उसको। निश्चित रूप में आनंद, हम चाहते हैं आप पीछे के दर्शकों से थोड़ा सा उनकी राय लें। हम बालू के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सड़क के मुद्दे पे फिलहाल बात कर रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे पे, सिंचाई के मुद्दे पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन फिलहाल इन 2 अहम मुद्दों पर आप बात करें। देखिए, निश्चित तौर पे और कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे बार बार ये सवाल करना चाहते हैं। आप सर एक बात बताइए, कई सारी समस्या है, लगातार लोग समस्या उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है सड़क की जो समस्या है, बालू की जो समस्या है, आपको लगता है कि सबसे बड़ी समस्या यही है यहाँ की? सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। क्या है बताइए? आज सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच है। लोग
जी आप बोलिए बोलिए। लोग अमीर गरीब सभी लोग सरकारी अस्पताल के लोग गए थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि लोग यहाँ के कमिश्नरी लेवल पे सबसे बड़ा अस्पताल मायागंज, वहाँ पे जाने पर किसी भी गरीब को कोई दवा नहीं मिलती। वो दवाइयाँ आदमी को बाहर से खरीदना पड़ता है, गरीब विधवा के अभाव में मर जाता है। आप बीजेपी का कार्यक्रम करा रहे हैं क्या? आप बताइए, जवाब दीजिए। ये जो दो मुद्दे हैं इस पर आप जवाब दीजिए ना। आप लाखों जनता के सामने अपनी बात को रखें। लाखों जनता से क्वेश्चन किए ना, और बीजेपी का खाली कार्यक्रम होना चाहिए कि सभी वर्ग के लोगों से। आप थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा संयम रखें। जवाब इनको देने दीजिए, जवाब इनको देने दीजिए। मैं कह रहा हूँ जवाब देने दीजिए। आप जवाब तो दीजिए, आपको हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जवाब तो दीजिए आप। सवाल तो मैंने पहले कहा, चलिए हमारी मजबूरी है छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कोशिश करेंगे कि इस चर्चा को यहाँ से उठाएं। के बाद एक बार फिर से इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिंहासन का संग्राम, हम राय लेते हैं। बहुत सारे आरोप इस तरीके के आ रहे हैं कि विकास बहुत कुछ नहीं हुआ। एक दौर था जब भाजपा बार बार नीतीश कुमार को कहती थी विकास पुरुष हैं। यहां तक कि सुशील मोदी जी ने यह भी कहा था कि अगर पीएम मटेरियल है कोई तो ये नीतीश कुमार हैं। जी, मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न मेरे पास आया है, इसका पूरा जवाब अगर मेरे से ले लें, उतना समय हमको मिले तो मैं आपको समय आप जवाब दें। हाँ, नहीं तो एक तो वन साइडेड आप चल रहे हैं। आप बिल्कुल चलिए, आप थोड़ा सा पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर तुरंत आप जवाब तो दीजिए इस विषय का। हाँ, जवाब यही देना है कि सचमुच नीतीश कुमार वाकई विकास पुरुष हैं। सबसे पहले मैं 1990 की दशक में तमाम साथियों को लेकर चलना चाहता हूँ कि विकास पहले व्यक्तित्व का हुआ, व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ था। कुछ व्यक्ति विशेष का विकास था 1990 के पहले, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनी तो व्यक्तित्व का विकास हुआ। व्यक्तित्व का विकास यही हुआ कि दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों के मुंह में जुबान दिया, ये व्यक्तित्व का विकास हुआ। और व्यक्तित्व का जब विकास होगा तो फिर व्यक्ति का विकास होगा। और हमारे माननीय नीतीश कुमार ने व्यक्ति का विकास किया। कोई घर, कोई दर, कोई ऐसा नहीं जिस परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ न मिला हो, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा। चाहे हॉस्पिटल में 10 रुपया का दवा ही लेकर के हॉस्पिटल की व्यवस्था को लोग जाकर के देख ले। अभी हमको ज्ञानवर्धन की पाठ पढ़ा रहे थे मृणाल शेखर जी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप फिर से इसको पता कर लें कि भागलपुर टू हजरिया ये रोड NH में है, नेशनल हाईवे में है। आज मैं फिर कहता हूँ, इस पर इसके पहले ETV का चुनावी चौसर लगा था, उसमें भी ये बात साफ हो गई है कि ये रोड NH में था और आज NH में है, ले लिया गया है केंद्र से, और उसके मेंटेन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। इसलिए आपके दोनों सवाल का व्यक्तित्व का विकास हुआ, व्यक्ति का विकास हुआ। यानी सड़क के पीछे जिम्मेदार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने व्यक्तित्व का विकास किया। उसके बाद फिर माननीय हमारे लोकप्रिय और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने व्यक्ति का विकास किया, समाज का विकास किया, क्षेत्र का विकास किया। आज जितने भी क्रिमिनल लोग हैं, जितने भी अपराधी छवि के लोग हैं, आज सलाखों के अंदर है। उसका मिसाल आज अनंत सिंह है। जदयू की क्या सोच है? राजद तो जबरदस्त समर्थन कर रही है जदयू का। बिल्कुल, नीतीश जी ने पिछले 10 वर्षों में जो न्याय के साथ विकास किया है और इस विकास का लाभ इस प्रदेश के सबसे निचले पायदान पर खड़े व समाज के लोग, उन लोगों तक भी पहुंचाने का काम किया है। विकास के लिए चाहे शिक्षा के नारी सशक्तिकरण का विकास हो, बिजली का विकास हो, सड़क से लेकर स्वास्थ्य और यानी शिक्षा में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर क्षेत्र जो कमी रह गई है, आप इस बार फिर जनता के पास जा रहे हैं इस उम्मीद से कि निश्चित तौर पर सीमित संसाधनों के बदौलत
केंद्र से मदद बहुत नहीं मिलने के बावजूद भी नीतीश जी ने अपने सीमित संसाधनों के बदौलत इतने विकास का काम करने थोड़ा सा स्पष्ट आप करेंगे, कहां से मदद नहीं मिली? केंद्र में जिसकी सरकार थी उससे, या वर्तमान सरकार से मदद नहीं मिल रही? नहीं, पिछले सरकार से ही हमारी मांग थी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का, क्योंकि बिहार में जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे बिहार की बेरोजगारी और बिहार का विकास बहुत तेजी से नहीं हो सकेगा। इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी ने इसको पुरजोर ढंग से उठाया और इसके आपको लगता है केंद्र ने कुछ माना? ये 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो है, इससे कुछ माना केंद्र ने आपकी बात को, या लग रहा है कि ये भी छलावा है? ये 1.25 लाख करोड़ का पैकेज के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने इस पूरे पैकेज का खुलासा किया है, जिसमें 1,08,000 करोड़ जो पुरानी योजनाएं हमारी चल रही है उसको दर्शाया गया है, और उसमें 7,000 करोड़ का के योजना का कोई अता पता नहीं है उसका। और यह एक आप कह रहे हैं नया कुछ नहीं दिया। मृणाल जी, बहुत सारे प्रश्न हुए हैं, जवाब देना पड़ेगा आपको। विकास हुआ, ये नेशनल हाईवे है और ये जो बदहाली है ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसकी देन है। मेरी जानकारी में यह नेशनल हाईवे नहीं है। यहाँ की जनता को पता है कि ये कौन सा रास्ता है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी थोड़ा हंगामा भी हुआ। लोग यहाँ पर बैठे लोगों के दिल में यदि मोदी जी के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, वो यदि मोदी हम भी आपसे गुजारिश करें कि नारेबाजी, क्योंकि ये फोरम किसी पॉलिटिकल फोरम हमने बनाया नहीं, एक हेल्दी डिस्कशन हो, सब अपनी बातों को रखे, वो बेहतर है। के लोग आए नहीं, किसी भाड़े पे थोड़ी बुलाए गए हैं। ये इनके दिल से आवाज निकलती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है इस बात के लिए? ये तो नहीं है। और उन्होंने कहा पैकेजिंग का, मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया अभी ये भाई साहब बोल रहे थे विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज तो दिया उन्होंने। 1,25,000 करोड़ रुपया दिया, 40,000 करोड़ रुपया अलग से दिया। और सबसे बड़ी बात जो हमारे परमंडल का है, भागलपुर को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया। क्या ये बातें हमारे भाई साहब को नहीं दिखती? इतना पैकेज दिया बिहार को, ये विकास की लकीर खींची जाएगी, ये जैसे केंद्र में सरकार बनी है। और मैं एक बात बहुत ही गंभीरता के साथ कहना चाहता हूँ, जनता ने मूड बनाया है, मतदान होने दीजिए। जनता ने निर्णय कर लिया है, सिर्फ मतदान के दिन का इंतजार है। इंतजार करिए, थोड़ा परिवर्तन होकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। परिवर्तन होकर के रहेगा इस बार परिवर्तन। हम आप दोनों की राय लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आपके पास हम आते हैं। जानना चाहते हैं, दावे दोनों तरफ से जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं, उसमें दोनों तरफ से हो रहे हैं। राजद की सरकार, जदयू की सरकार यहाँ है, वहाँ केंद्र की सरकार है। यहाँ दोनों के 120 आदमी मारे गए हैं यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में। कल परसों भी बराबर छतारा के ने जो मारा गया, पब्लिक मर रहा है, इसका दोषी कौन है? केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है? इन दोनों को जवाब देना चाहिए। ये पब्लिक जो मर रही है, पूरा अमरपुर के लोग रात भर नहीं सो पाते हैं। ये कल करीब 10 दिन पहले यहाँ पर छतारा में एक्सीडेंट बच्चे का हुआ, एक ही बेटा था उसको। कम से कम 142 आदमी मर चुके हैं एक्सीडेंट में। ये केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का? ये दोनों सरकार में है, ये दोनों आदमी बैठे हुए हैं। सरकार हर बार की तरह वही होता रहा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोषी, राज्य सरकार केंद्र सरकार को जवाब लोग तांत्रिक समता दल देगा, जीतेगा तो पूरे बिहार के लोग को ऐसा सुविधा दिलाएगा, समझे ना? सुविधा दिलाएगा। इंडिपेंडेंट होने के नाते क्या सोच है आपकी? सबसे पहले तो ये दोनों अपने में लड़ रहे हैं कि 2 साल पहले ये रोड बढ़िया था, अभी खराब हो गया। मैं जानना चाहता हूं दोनों पार्टियों से, ये दोनों का स्थिति ये है कि इन दोनों ने मिलके, इन दोनों का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन दोनों ने ठगा नहीं। स्थिति हम बता रहे हैं, 1 मिनट आप मेरा साथ देंगे। आज से ये जो स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र आज से 5 साल पहले बांका से 3 किलोमीटर की दूरी पे चली गई। इसमें नीतीश कुमार भी सरकार में थे, उनके साथ बीजेपी भी थी। जवाब दे दोनों। उसके बाद मैं बता रहा हूं, आज से 30 साल पहले बौसी में वाटर पंप खराब हो चुका है। वाटर पंप खराब होने से जो मजबूत लोग हैं, जो शिक्षक हैं या सेवा में हैं या बिजनेसमैन हैं, वो तो 20 रुपया गैलन के हिसाब से पानी खरीद के पी लेते हैं। लेकिन उसी शहर में गरीब और मजदूर किसान जो रहते हैं, वहाँ हैंड पंप सक्सेस नहीं है। क्या जो 8.5 साल शासन किया दोनों ने मिलके, उस समय वहाँ के स्थानीय विधायक या सरकार से जाके बात किया कि काहे नहीं वहाँ पंप होना चाहिए? यहाँ विकास जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप लोग, बांका की जनता को स्टेट और सेंट्रल की गप सुना के। बांका में क्या क्या विकास हुआ, इसका जवाब दे यहाँ के जनप्रतिनिधि। बांका के लोगों को क्या क्या फायदा हुआ, किसानों के लिए आपने अभी तक क्या काम किया?
और मजदूर किसानों के लिए आपने क्या काम किया? क्या सिंचाई की कोई व्यवस्था आप तक स्थानीय विधायक या मंत्री लोगों ने दिया? तो यहाँ बार बार दिखा रहे हैं हमको कि भागलपुर हो गया, शहर बनेगा तो ये बनेगा। 37% जो जमीन है उसमें सिंचाई की व्यवस्था है। नहीं, सिंचाई की व्यवस्था है, यहाँ नहर की व्यवस्था है, पानी तो आता है लेकिन कैनाल टूटा हुआ है, पानी खेत में कैसे जाएगा? नदी अभी तक एक भी बोरिंग किसी विधायक ने किसानों के लिए करवाया हो तो जवाब दे, या किसी किसानों के लिए एक भी छिलका बनवाया हो किसी जनप्रतिनिधि ने तो जवाब दे। या डैम का भी काम अधूरा है, वो भी पूरा नहीं हुआ। डैम का काम तो जो पूरा हुआ वो ठीक बात है, लेकिन जो पानी तो निकल गया वहां से, सेंट्रल से बोलता है पैसा आ गया, आम पब्लिक तक पहुंचेगा तब तो, बाल पब्लिक तक पहुंचेगा तब तो। बहुत अहम सवाल उठाया गया है। हम इस चैनल के माध्यम से बांका के पावन धरती से यह बताना चाहता हूं कि जो अभी बांका के वर्तमान विधायक हैं उसने कभी भी इतना बड़ा बांका के शहर में सूरज शौचालय, माँ बहन कहाँ शौचालय करेंगे या पेशाब करेंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था का कई प्रश्न उठाया। इसके भी व्यवस्था नहीं की। हम चलते हैं दर्शकों के पास। आनंद अमृतराज, 2-3 अहम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। पहला ये इरिगेशन की व्यवस्था, दूसरा ये कि जिस तरीके से रेत बार बार वो उठाए जा रहे हैं दोनों नदियों से, तो जल स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। कुछ युवाओं से आप जानने की कोशिश कीजिए जमीनी हकीकत क्या है। देखिए सीपूजन जी, निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात अजीब इत्तेफाक दिखता है कि जब नेताजी के सामने कुछ तल्ख सवाल आते हैं तो नेताजी को बुरा लग जाता है, लेकिन ऐसी नौबत आती क्यों है? अगर 5 साल में विकास कर दे तो ऐसा सवाल ही नहीं जनता करेगी। बहरहाल जो भी हो, कुछ लोग हैं हमारे साथ, पहले युवा से ही ले लेते हैं। आप आइए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? अभी 5 साल में जो बांका का विकास हुआ है वो 0% हुआ है, बांका का विकास हुआ ही नहीं है। तो 5 साल में आप लोग क्या कर रहे थे? जब नेताजी वोट मांगने आए इस बार, तो इस बार सवाल करेंगे? हाँ, सवाल तो करेंगे। सवाल करेंगे सर? सवाल की बात नहीं है, जो भी सरकार आए वो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जाति और धर्म से ऊपर उठ कर करे। आप बताइए, क्या था सवाल आपका? मेरा सवाल ये है कि सर यहाँ पे सड़क के नाम पे तो सड़क है ही नहीं। अच्छा, शिक्षा के बारे में बताइए, आप स्टूडेंट है, शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति भी बहुत बदतर है, बहुत बदतर स्थिति। एक बुजुर्ग है, इनसे सवाल ले लेते हैं। सिपोजन जी, आप नहीं बताएंगे? बाबा नाराज हैं क्या नेताजी से? नेताजी से नाराज हैं? चलिए आप बताइए सर, आप क्या पूछना चाह रहे थे? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो रेडियो स्टेशन है यहाँ पे, आज तक कुछ नहीं उस रेडियो स्टेशन का हुआ। रेडियो स्टेशन की स्थिति खराब होगी। आपका क्या सवाल है? यहाँ पे रेलवे एक ही आई है, तो ट्रेन गुजरी है, उसके बाद से कोई ट्रेन गुजरा ही नहीं है, ट्रेन भी नहीं मिली है। अच्छा, एक बात बताइए, स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं परीक्षा की स्थिति ठीक है? एजुकेशन परीक्षा में तो खुल्लम-खुल्ली चोरी होती है। एग्जाम सबसे सीधा सवाल आपसे, जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जो सुविधाएं चाहिए स्टूडेंट के, मिलती है? वो बिल्कुल नहीं है। मिलता है आपको? वो सेवाएं कहीं और जाके मिल जाता है, यहाँ पर मिलता ही नहीं है। यहाँ पर जो हम चाहते हैं, जो शिक्षा प्राप्त हो, यहाँ पर होता है, ये होता ही नहीं। कुछ नहीं। आप बताइए, आप आगे आइए, बताइए। सरकारी कॉलेज मात्र एक ही उपलब्ध है और होना चाहिए 2-3 करके, अनेक विद्यार्थी इसी तरह घूम जाते हैं। देखिए, जो हमारे भविष्य है सिपोजन जी, भविष्य हमारे, उनका ये सवाल नेताओं पर निश्चित तौर पर नस्तर जैसा चुभेगा, लेकिन सवाल ऐसा लग रहा है भविष्य अंधकार में। हमारे यहाँ के मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज में अच्छे टीचर नहीं है, पढ़ाते नहीं अच्छे, और देखते हैं आते हैं रोड से, बहुत अच्छे खराब रोड मिलते हैं। देखते हैं कि ऐसे रोड से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो पर भी जाने में 2-2.5 घंटा लगता है। तो कब जाएंगे कॉलेज स्कूल? सारे स्कूल में व्यवस्था नहीं है, क्या कुछ नहीं है। जो भी पैसे मिलते हैं छात्रवृत्ति के लिए 1800 आते हैं, तो फिर मास्टर ने मिलाकर उसे 1500 रुपये देते हैं। क्या ये नीतियाँ है? तो सवाल ये है कि आखिर 1500 रुपये में कोई शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है पूरे महीने? ये आरोप है इनका। सर, एजुकेशन के मामले में ये है, जब हम लोगों की छात्रवृत्ति सेंक्शन होती है तो उसे पास कराने के लिए 15 से 20% घूस देना पड़ता है, ठीक है। और मैं इस पे एक लाइन कहना चाहता हूँ, जाति धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले कभी देश का भला नहीं कर सकते, और ये दोनों पार्टी ऐसे गंदे नाली के कीड़े हैं जो कभी रेशम पैदा नहीं कर सकते। रेशम पैदा नहीं कर सकते। भागलपुर में था तो वहाँ पर भी रेशम के उद्योग को लेकर के इस तरीके के सवाल उठ रहे थे। लेकिन शिक्षा पर मैं चाहता हूँ कि आप बात करें। शिक्षा पर छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे हैं शिक्षक नहीं है, कई जगह स्कूल विद्यालय नहीं है, भवन टूटे हुए हैं, शिक्षा का विकास कैसे हो? 1 मिनट, मैं जेडीयू का सिपाही हूँ और मैं आपसे, अगर आपका चैनल सवेरे चलता तो मैं दिखाता कि 10 बजे जो स्कूल खुलती है
तो आप खुद रोड पर देख लेते कि कितनी लड़कियां बेटी मेरी या भतीजी या चलती है, उसको देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या नहीं किया है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। कम से कम बच्चियों को आज की तारीख में बैठिए आपने बात पूरी कर ली। कम से कम बच्चियों की लंबी कतार स्कूल जाते हुए दिखनी तो शुरू हुई। आपकी जानकारी के लिए जो साइकिल और पोशाक योजना है देने के बावजूद मैट्रिक के बाद कितने प्रतिशत 10+2 नहीं कर पाते हैं बिहार में। अगर बांका का 25 वर्ष होने के बावजूद बांका जस का तस वही है, और बांका का विकास ये 60 वर्ष जिसने शासन किया है वो कुशासन का प्रतीक है। हाँ बच्चे आप बताएं। आप एजुकेशन का बात करते हैं, ये लोग कहते हैं कि पोशाक देते हैं, साइकिल देते हैं, छात्रवृत्ति देते हैं, खिचड़ी खाना खिलाते हैं। ये पूछिए कि बिहार के हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल, वहाँ के टीचर को ABCD आता है? उनसे एक बार न्यूज का सर्वे हुआ था, वहाँ एक बार न्यूज का ही सर्वे हुआ था, मैंने टीवी में देखा। समस्तीपुर में वहाँ के टीचर से पूछा गया एप्पल का स्पेलिंग बताइए, तो वो LPL एप्पल बोले थे। क्या एप्पल का स्पेलिंग यही होता है? ये पूछिए उनसे जो बांका से। बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए छोटे से बच्चे ने क्या, मैं सारे जनप्रतिनिधि से जानना चाहता हूँ, इस पर जवाब चाहता हूँ, कैसे सुधरेगी ये व्यवस्था? समस्या जब सरकार रेस में आती है कि बढ़िया से आम जनाब को पानी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो पर खिचड़ी की सरकार हो जाती है जो कि टांग फैलाकर दोनों खींचा खींची के तहत आज तक इस तरह से विकास नहीं होगा जब तक कि माननीय नीतीश कुमार का, लालू जी का महागठबंधन का सरकार नहीं बनेगी। अमन और चैन और विकास नहीं कोई करा पाएगा। आपकी क्या सोच है? छोटे बच्चे ने बहुत अहम बात उठाई। जी सचमुच में छोटे बच्चे ने बहुत ही अहम बात उठाई, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूं कि शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कि लोगों में शिक्षित होने की लालसा जगे, इसके लिए सरकार ने छात्रवृत्ति का इंतज़ाम किया। जो मैट्रिक पास कर रहे हैं 10,000 फर्स्ट डिवीज़न से उनको 10,000 रुपया, इंटर में जो पढ़ रहे हैं और फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न पास कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, ये प्रोत्साहन राशि के रूप में। क्वालिफाइड शिक्षक की बहाली हो, ये भी कर रहे हैं कुछ? जी हाँ, अब क्वालिफाइड शिक्षक की बहाली का जहाँ तक सवाल है, तो बहाली पहले शिक्षक की हुई और इतनी बहाली हुई कि पहले विद्यालय चला करता था अगल बगल के शिक्षक के प्रतिनियोजन पर, और आज एक विद्यालय में इतने शिक्षक हैं कि अगर कोई विद्यालय के कार्य से कोई शिक्षक हमारे चले जाते हैं मीटिंग में या और कोई, इसके बावजूद भी। मैं 2 दिन पहले बेगूसराय में कार्यक्रम कर रहा था, 25,000 विद्यार्थियों पे 31 शिक्षक थे। पठन पाठन के कार्य में किसी तरह कोई बाधा नहीं होता है। दूसरी बात कि पहले जो शिक्षा का स्तर था, कितने लोग शिक्षित थे और आज उसका रेशियो बढ़ करके उसका क्या अनुपात है, इसको लोग देख लें तो उनके समझ में आ जाएगी। लोग फैसला कर सकते हैं। जदयू की क्या? थोड़ा सा वक्त की कमी, बात मानिए, इसे जोर जबरदस्ती उसकी बात को आपने रख लिया है, अब इनसे भी जवाब लाने दीजिए, आपके साथ ही हैं ये। आप एप्पल का जवाब देने दीजिए। एप्पल का जो जवाब दिए उनका कहना हुआ कि एप्पल का स्पेलिंग सही से नहीं बता सके। हमको लगता है कि ये बच्चा फेसबुक पर एप्पल का क्या कहते हैं उसको ये लतीफ़ा पढ़ करके आया है, जो यहाँ ये सुना दिया, लतीफ़ा सुना दिया। चलिए देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है। शिक्षा के मामले में पिछले 10 वर्षों में अब कुछ ही ऐसे गांव बचे होंगे जहां विद्यालय नहीं बने, और जहां मध्य विद्यालय थे उसको उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय, और उच्च विद्यालय को उत्क्रमित करके +2 तक बढ़ाया गया। उसमें साधन प्रयोगशाला शिक्षक उस स्तर का व्यवस्थित किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उसको उत्क्रमित किया गया है। शिक्षा में विकास हुआ कि नहीं इसका लोग पैमाना बता रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा पैमाना है कि आज चाहे वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का रिजल्ट देखिए, 10 या 12 का या CBSE का देखिए, दोनों में यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की हमारी बच्चियाँ अव्वल आ रही है। इसका मतलब है कि बिहार में शिक्षा आगे बढ़ा है। आपको लग रहा है सुधार हुआ है? मृणाल जी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे निश्चित रूप में आपसे जवाब हम लेना चाहते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कमी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की कमी है, मेडिकल कॉलेजेस की कमी है। इससे ज़्यादा तो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा तो आपको हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में देखने को मिलता है।
अरे तो इसके लिए बिहार की सरकार जिम्मेदार है ना। आपको भी जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाए? 7.5 साल तक आप भी सरकार में शामिल थे। उस समय हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, अभी सरकार आई, विक्रमशिला को अभी विश्वविद्यालय बना रहे हैं। दूसरी बात, मैं जिस क्षेत्र से आपने मुझे बुलाया है प्रतिनिधित्व करने, मैं अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। अमरपुर विधानसभा के लिए मैंने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए 15 वर्ष तक हमारे राजद के भाई वहां पर प्रतिनिधित्व करते थे, आदरणीय सुरेंद्र कुशवाहा जी। 5 वर्ष से जनार्दन कुशवाहा जी हैं, जनार्दन मांझी जी। 20 वर्षों में अमरपुर को 50 वर्ष पीछे धकेलने का काम किया गया। आज अमरपुर की जनता जवाब चाहती है, वो जा रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ रहा है। और हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं, प्रतीक स्वरूप एक छोटे भाई के दिल की आवाज़ यहाँ निकली। एक सिर्फ वो छोटे भाई के दिल की आवाज़ नहीं है, वो बिहार के एक एक बच्चे का, एक एक छात्र और नौजवान के दिल से निकलने वाली आवाज़ है। उसका जवाब इनको देना चाहिए। और जिस तरह केंद्र की वो जवाब तो, वो सवाल तो आपसे भी कर रहा है ना। आप भी एक लंबे कार्यकाल तक जदयू के साथ थे। वो तो कह रहा है मूलभूत शिक्षा की बात वो उठा रहा है। ये बिल्कुल है। यदि ऐसी शिक्षा व्यवस्था है तो नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था। हम चाहते हैं कि बिहार में आने वाले समय में एनडीए की सरकार बने और बिहार और केंद्र की सरकार मिलकर बिहार में खुशहाली लाए, विकास लाए, अच्छी शिक्षा दे। सुशासन का नारा भले ही इन्होंने दिया, लेकिन गुड गवर्नेंस हम लोग देकर दिखाएंगे। ये वादा है, एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार फिर से पटरी पर आएगा। ये हम सभी हर तरफ से आए। कोई कह रहा है फेसबुक पे देख करके बच्चे ने ये जुमला शायद सीख लिया। बच्चे की आवाज़ तो सुनना चाहिए। और ये जो सरकार बीजेपी और जदयू की सरकार, इसी में शिक्षक बहाल हुए हैं सारे। ये बहुत बड़ा घोटाला भी हो गया, बहुत बड़ा घोटाला। 40,000 टीचर अभी निगरानी में जांच है, हाई कोर्ट कर रहा है, नहीं हो रहा है। राबड़ी देवी जी के समय में जो 25,000 टीचर बहाल हुए थे कमीशन से, वही टीचर जो बचा हुआ है, जो पढ़ा रहा है सबको। और बीजेपी और जदयू की सरकार में जो टीचर बहाल हुआ, सब लोग, रिक्शा वाला भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, स्कूल जाना नहीं चाहता है सब। ये दोनों दोषी हैं। राजद शिक्षा के स्तर में आप मान रहे हैं कि जबरदस्त गिरावट हुई है, आपकी क्या सोच है? काफ़ी गिरावट है। जो उस बच्चे ने कहा वो 100% सत्य है। मैंने अपने आंखों से भी देखा है ऐसे जगह में। और ये घटना इसलिए हुई है, जिस समय उस शिक्षक की बहाली हुई है वो दोनों सरकार में थे, जदयू भी और बीजेपी भी, दोनों दोषी हैं। और शिक्षा के मामले में यहाँ कोई भी सुधार नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ, अगर शिक्षा के मामले में जैसे कहे मेरे भाई साहब कि जाके नहीं रिजल्ट के अनुसार, तो वो रिजल्ट जो हुआ है, बहुत सारे विदेशी संस्था हैं यहाँ, सेंट जोसेफ जैसे, डीपीएस जैसे स्कूल हैं, उसमें सारे लोग पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूल में नाम रखते हैं बच्चे का। ऐसा घटना कई एक घटना है। अगर शिक्षा के मामले में सुधार हुआ है तो बांका जिले में कितने लाइब्रेरी खुले, क्या पंचायत में लाइब्रेरी खुला है? लाइब्रेरी पंचायत में नहीं खुला है। लेकिन मैं बता दूं कि ये दोनों के शासनकाल में शराब की दुकान जरूर बढ़ गई है। प्रत्येक पंचायत में शराब का दुकान है। पुस्तक का दुकान कम हो गया, शराब का दुकान बढ़ गया। तो ये स्थिति है। ये दोनों का, अभी जो तीनों पार्टियां हैं, पहले तो बीजेपी के साथ थी जदयू, अभी आरजेडी के साथ चला गया है। जिस समय लालू जी को कहते थे वो जंगल राज, आज उनके गोद में जाके बैठ गए हैं नीतीश कुमार जी। और जिस समय नीतीश कुमार को प्रमोट किया गया था कि प्रधानमंत्री के योग्य हैं उस समय, और आज देखिए सीधे कहते हैं कि ये जंगल राज 2 का घोषणा कर दिए। ये लोग जब अपने में तालमेल कर लेते हैं, अभी जिता के भेज दीजिए ना, 10 सीट आगे पीछे हो जाएगा तो कोई किसी के गोद में जाके बैठ जाएगा। इसलिए ये लोग पार्टियों का कोई जाति नहीं है, ये कभी भी किसी के गोद में आपने फैसला क्या किया? आप इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे? इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे क्योंकि मुझे बांका का विकास करना है। बांका से 3D को मिटाना है। मेरा 3D का फॉर्मूला सुन लीजिए। बांका का लीडर जो है ये 3D के फेर में फंस गया है, दलाल, दरबार और दारूबाज। यहाँ दलाली लोग करते हैं, जो बड़े नेता का दलाली करते हैं, दरबारी करते हैं, काम उनके पक्ष में चला जाता है। जो दारूबाजी करेंगे नेताओं के साथ बैठ के, उनके पक्ष में टिकट जाता है। ये स्थिति है। आप जानते होंगे पीरपैती विधानसभा का मैं आपको उदाहरण देता हूं। वहां एक वक्त की कमी है, मूल बात को खाली रख दें। एक एक एग्जाम्पल्स को थोड़ी देर बाद हम चर्चा कर लेंगे, कभी कर लेंगे, और मूल समस्याओं पर आप आए। तो मूल समस्या तो मैंने लेकिन छोटे बच्चों से कुछ हम राय लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे हम राय लेने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। बहुत सारे युवा शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा के मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहेंगे? +2 में आर्ट्स की पढ़ाई थोड़ी होती है, पर साइंस की क्यों नहीं होती है? आर्ट्स की पढ़ाई होती है, साइंस की नहीं होती, क्योंकि लैब की ज़रूरत है। इन बच्चों को लैब की ज़रूरत है। लैब नहीं है क्या? हमारे अमरपुर विधानसभा में
एक भी लाइव नहीं है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारे विधायक से, वो हमें ये बताए, आप अमरपुर में 5 साल वोट के लिए पहले आए थे, तो उसके बाद जीतने के बाद आप चले गए, आपका एक बार भी दर्शन नहीं हुआ अमरपुर विधानसभा में। सिर्फ एक बार मैंने वो देखा था, बिजली आपूर्ति के लिए वो अमरपुर में बंधक बनाए गए थे। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, आप अमरपुर में सिर्फ बोलते हैं विकास चाहिए, हम आएंगे तो विकास करेंगे, तो आप बताइए विकास है कहाँ पे? विकास है कहाँ? मतलब ये कहावत है बार बार की, एक बार वोट मांगने आते हैं, उसके बाद हाइबरनेशन में चले जाते हैं, 5 साल के लिए सो जाते हैं नेता। सर, मैं मृणाल शेखर जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी आप गुड गवर्नेंस की बात कर लेते। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था चुनाव के समय कि 15 लाख है ना जीतने के बाद सबके भारतीय के अकाउंट में जाएगा, लेकिन अभी तक चवन्नी भी नहीं आया, पहला। और दूसरा कि आप विकास की बात करते हैं, अभी तक आपके नेता लोगों ने, आपकी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चयन नहीं किया। क्या ये प्रधानमंत्री जी रिजाइन देके मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे क्या? और अभी आपके प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हुए, क्या अमेरिका से एक्सपोर्ट होगा क्या? अब रोकना पड़ेगा हमें। मृणाल जी, बहुत संक्षेप में जवाब आपसे लाजमी है। छोटे बच्चे ने सवाल किया है। सवाल पहले मैं अपने छोटे भाई को ये बताना चाहता हूँ, यह सिर्फ विरोधियों की चाल है। कब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सब व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा? दूसरी बात, आपने जो कहा ये कहीं नहीं है, आप अपने थोड़ा सा चेक कर लें, कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। आप थोड़ा नेट पर जाएं, गूगल पर जाएं, सर्च करें, ऐसा कभी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि 15। मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित करते? मुख्यमंत्री क्यों नहीं? मुख्यमंत्री करेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री करेंगे। ये सामूहिक लड़ाई है, हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ते हैं, हम सामूहिकता के भाव से। झारखंड में जो फॉर्मूला आपने परिवारवाद नहीं, संक्षेप में 10 सेकंड बिल्कुल हम जिस फॉर्मूले से सब जगह लड़ते हैं, और हमने 8 स्टेट पे हमारी सरकार है, अच्छे तरीके से चल रही है, लगातार आ रही है। दूसरी तीसरी बार हम रिपीट कर रहे हैं। रिपीट तभी तो कर पा रहे हैं जब अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए तमाम विपक्षी तो ये कहते हैं कि आपको शायद ये डर सता रहा था कि कहीं न कहीं अंदरूनी लड़ाई भाजपा में शुरू ना हो जाए, इस वजह से किसी एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट के नाम की घोषणा आप कर ही नहीं पाए। चलिए, बांका से बस इतना ही। हम यहाँ पर आए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी किसी और जगह से सिंहासन के संग्राम में, लेकिन तब तक अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मौर्य टीवी।